कथुरल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जून 2023 में जो पेपर हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एमए पॉलिटिकल साइंस का एमडी यूनिवर्सिटी का। तो एमडीयू के फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं। 25 जून उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 25 जून जो है वो लास्ट डेट है और आप लोग जो हैं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करते हुए जो है आपको सब्जेक्ट भरना होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट आप भरना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एंट्रेंस की तैयारी करे और एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आएँ तब एडमिशन होता है। एमडी में एक बड़ी समस्या ये है कि मार्क्स नहीं आ पाते हैं और हमारा एडमिशन रह जाता है। तो इसलिए जो है इसके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है एमडीयू के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, सीआरएसयू, सीडीएलयू, सीबीएलयू या फिर इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए भी जो है हमने कोर्स तैयार किया पूरा का पूरा। इसकी फ़ीस हमने जो है 500 रुपीज़ रखी है मात्र, ठीक है। 500 रुपये में आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो सब चीज़ें आप इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक लिंक मिलेगा आपको यूट्यूब पे ही। उस यूट्यूब वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास जो हैं एमडीयू के इसके अंदर यही जो एग्ज़ाम है, जैसे जून 2023 में प्रीवियस ईयर हुआ था, तो 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर वो कवर करवाए जाएंगे साथ में, ठीक है। और सिलेबस जो है आपका वो कम्प्लीटली कवर करवाया जाएगा। तो आप अभी से अगर उसमें ज्वाइन करेंगे तो आप दे पाएंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, हम आपकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी सारी करवाई जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज हम जो है एक डेमो तौर पे कि हमारे पास ये एक डेमो है, हम इस तरीके से आपको पेपर के सॉल्यूशन जो वो करवाने वाले हैं, उस डेमो तौर पे हम आपके लिए ये यूट्यूब पे वीडियो लेकर आए हैं। इसके अलावा हम जो है वो वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे क्योंकि वो कोर्स का पार्ट है। तो आप कोर्स में जाइए, ठीक है, और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करिए। 500 रुपये हमने उसकी फ़ीस रखी है, ठीक है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया जाएगा। आपको डाउनलोड करना है ऐप को, प्ले स्टोर पे जाइए और कथुरवाल स्कूल ऑफ पोल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं लिखना है, कथुरवाल स्कूल ऑफ पोल साइंस लिखना है, वहाँ से आप इसको सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब अपनी शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, देखो। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, कि फ़िलहाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इस बार भी, इस तरीके से ही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप सब जानते हैं हेग के अंदर स्थित है। सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, उनके हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे जो कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है MDG जो, उसमें कितने लक्ष्य रखे गए हैं, तो वहाँ पे 14 लक्ष्य रखे गए हैं, ये भी आ सकता है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर है। ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेब्लिश कब हुआ था, कि 1919 में बना था ये। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो वह संगठन जो लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है, कि जो लीग ऑफ नेशन का पहले हिस्सा था, यानी कि लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया, उसके बाद 1945 में यूएन बनता है और यूएन इसका उत्तराधिकारी संगठन है। तो इसके उत्तराधिकारी संगठन में जो है वो सारे के सारे संगठन आ गए हैं जो पहले लीग ऑफ नेशन का हिस्सा हुआ करते थे। तो ILO जो है, जो हमने अभी बताया था 1919 में जो बनता है, जो पहले लीग ऑफ नेशन का हिस्सा था, अब जो वो यूएन का हिस्सा बन गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, कि भाई UNO का अंग कौन सा नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल असेंबली है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, ये सेपरेट बना हुआ है, 1995 में बनता है, ठीक है। और सारे के सारे काम जो है वो ट्रेड से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स बनाता है, ठीक है, रेगुलेशन तैयार करता है कि कौन देश कैसे काम करेगा, ठीक है, किस देश के साथ कैसे रिलेशन हो सकते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में अपनी वीडियो बना रखी है, 4-5 वीडियो हैं। तो WTO से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंग्लैंड एंड द वर्ल्ड, देखो इंग्लैंड और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि पहला प्रधानमंत्री इंग्लैंड का भी था और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री भी उसे बोला जाता है।
तो रॉबर्ट वालपोल जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री थे दुनिया के और इंग्लैंड के भी, ठीक है। इसके बाद जो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया था, भाई सब ये भी पूछ सकते हैं इसकी जगह पे कि भाई व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडोप्टेड इन अमेरिका, अमेरिका में इंडिपेंडेंस को कब अडोप्ट किया गया, या ये पूछ ले कि रेवोल्यूशन इन अमेरिका वो कब हुई, तो 1776, सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। इसके बाद जो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का संबंध किस से है, मतलब कि अगर कोई एक बार स्पीकर बन गया तो हमेशा वही स्पीकर रहेगा, यानी कि जैसे भारत में लोकसभा होती है वैसे ही जो है इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे ही एक लोकसभा होती है, ठीक है। तो उसका एक बार स्पीकर, भारत में तो एक बार स्पीकर बन गया तो 5 साल तक रहता है, उसके बाद री इलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार जो स्पीकर बन गया वो यूके का स्पीकर बार बार बनेगा, और मान लो कि अगली बार वो चुनाव है तो एक और इसके लिए प्रोविज़न ये रहेगा कि इस स्पीकर के खिलाफ जो है नेक्स्ट टाइम, इस बार जो स्पीकर बना नेक्स्ट टाइम जहाँ से भी ये इलेक्शन लड़ेगा उसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी जो है वो कैंडिडेट जो वो नहीं उतार सकती, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको याद रख लेना है कि कोई भी कैंडिडेट जो उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता वो वहीं से लड़ेगा और निर्विरोध रूप से उसको चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ही रहेगा, अपनी मर्जी से ये छोड़ना चाहे छोड़ सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकते हैं। इसके बाद जो ये किसी भी पार्टी का हो, मान लो एक बार लेबर पार्टी का बन गया तो वो हमेशा लेबर पार्टी का ही रहेगा, फिर वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उसकी मर्जी हो, जब तक रहना चाहता है। या फिर कंजर्वेटिव पार्टी से बन गया तो कंजर्वेटिव पार्टी का ही रहेगा, ये भी याद रखना है। विच कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से देश का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम का यानी कि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, ठीक है। यूएसए का तो लिखित संविधान है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का भी लिखित संविधान है, इनका फेडरल है, ठीक है। इसके बाद जो है किस देश में राज्य अदालतों के सभी स्तरों के अदालतों को शामिल करते हुए सभी अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। यूएसए जो है वहाँ पर जो है आप जाके देखें जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इसके पास है, यूएसए की अदालत के पास। नेक्स्ट है जो वो है निम्नलिखित पर हमें विचार करना, हमें बताना है कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, ये बिल्कुल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। ब्रिटेन में जो है वो सम्राट जो वो सर्वोच्च होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, भाई जो अलिखित है वो लचीला कैसे हो सकता है, ठीक है। कौन से कथन सही है, तो इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, ये वाले कथन दोनों सही है। इसके बाद चलते हैं हम कि स्पॉइल सिस्टम का या संरक्षण, ये स्पॉइल सिस्टम होता है, स्पॉइल सिस्टम यूएसए के अंदर यूज होता है। संरक्षण नौकरशाही यानी कि पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जो है ये भी यूएसए के अंदर पाई जाती है, तो ये अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसकी वजह द टेन्योर द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ फॉर, भाई एक अमेरिका का राष्ट्रपति जो कितने साल के लिए बनता है, 4 साल के लिए बनता है, ठीक है। इसके अंदर से एक बात और जोड़ लीजिए कि एक राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है, तो 2 बार मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है वो 2 बार चुना जा सकता है। भाई जैसे अब जो बाइडन बने हुए तो जो बाइडन 2 बार बन सकते। मान लो अब आपसे ये पूछे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, क्या वो जैसे वो पिछली बार इलेक्शन लड़े लेकिन हार गए, उससे पिछली बार लड़े थे उसमें जीत गए थे, विनिंग हुई थी उनकी, ठीक है। तो विन किया था, इस बार अगली बार लूज़ कर गए, लॉस हो गया इलेक्शन, लेकिन अब भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब तक वो 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन जाते तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 बार चुना जाना जरूरी है, 2 बार बनना जरूरी है। 2 बार बनने के बाद में उनको जो है नहीं अधिकार रहेगा, फिर किसी और को मौका मिलेगा, ठीक है। कानून की उचित प्रक्रिया किस देश से संबंधित है, आपको बताना है कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कौन से देश से लिया गया है, यूके से, ठीक है। और ये कानून की उचित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 में दी गई है, आर्टिकल 14 नहीं है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में दी गई है, तो ये जापान के अंदर दी गई है, ठीक है। ऐसे तो भारत के अंदर भी आर्टिकल 14 के अंदर, लेकिन आर्टिकल 21 में जापान के संविधान के अंदर दी गई है कानून की उचित प्रक्रिया, ठीक है। आगे है तो आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है कानून की उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे यूके से ली गई है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी पार्टी प्रणाली लागू है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी पार्टी प्रणाली लागू है, द्विदलीय प्रणाली लागू है। भारत में कौन सी है, भारत में बहुदलीय प्रणाली लागू है, ठीक है। एकल पार्टी सिस्टम कहाँ पे लागू है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि चाइना के अंदर,
रसिया के अंदर, इन देशों के अंदर जो है ये एकल पार्टी सिस्टम यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट है जो हु इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। भाई तुलनात्मक राजनीति के फादर कौन है? अरस्तु। और पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? पॉलिटिकल साइंस के फादर भी अरस्तु हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है? ये भी अरस्तु हैं। इसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति और सरकार के दायरे में आता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, कि कौन कौन सी चीज़ें जो तुलनात्मक राजनीति और सरकार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी तुलनात्मक राजनीति में आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी आएंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर भी आएंगे। ठीक है, ये सारी अप्रोचेज जो हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद जो है किस देश में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है, मतलब किसी देश के अंदर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के लिए किसका अध्ययन किया जा सकता है, किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। मतलब मान लीजिए आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखनी है कि कंपेयर करके देखना है देशों के बीच में, तो किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे पॉलिटिक्स के तौर पे? सेना का करेंगे, मिलिट्री का कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, पार्लियामेंट का कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ की जुडिशरी का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वहाँ के दबाव समूह जो हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, उनका भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें आएंगी यहाँ। ठीक है, इसके बाद जो है द इनपुट आउटपुट अप्रोच वाज डेवलप्ड बाई, ये इनपुट आउटपुट अप्रोच कौन लेकर के आता है? डेविड ईस्टन लेकर के आते हैं। इनकी अप्रोच है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच के दौरान जो है इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको याद कर लेना कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और गेट कीपिंग क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान कर लेनी। ये ऐसे सर्कल बनेगा इसका, ये हमने अपनी वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन भी किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेलिवेंट टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक नहीं है। भाई आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए जो है वो कौन सा अप्रोच जो है वो उसके लिए सही नहीं है, कि उसको नहीं अपनाया जाता ट्रेडिशनल के अंदर। तो दार्शनिक अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच को अपनाया जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थागत अप्रोच की संस्थाएं सब कुछ हैं वो अपनाई जाती है। हिस्टोरिकल अप्रोच भी अपनाई जाती है। बिहेवियरल अप्रोच नहीं आती है, बिहेवियरल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट में उसकी क्रिटिसिज्म के तौर पे डेवलप होती है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो संरचनात्मक, कार्यात्मक और आगत निगत दृष्टिकोण कहाँ से लिया गया? देखो अब आपको लगेगा कि देखो द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड द इनपुट आउटपुट अप्रोच हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? इसमें थोड़ा सा आप डाउट कर लेना बेशक। देखो ये वैसे तो हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है गैब्रियल आलमंड की है। ठीक है, और जबकि इनपुट आउटपुट अप्रोच जो यूज़ करते हैं वो डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच में लाते हैं। तो ठीक है, इसमें भी आता है इनपुट आउटपुट, लेकिन ये संरचनात्मक कार्यात्मक जब आएगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल की जब बात होगी तो गैब्रियल आलमंड का नाम आएगा। इनपुट आउटपुट की बात ये भी करते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट एज ए सिस्टम अप्रोच अगर आएगी तो फिर डेविड ईस्टन का नाम आएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे किस चीज़ कहाँ से लिया गया है ये बात बतानी है हमें, कि भाई किस फील्ड से लेकर के आए हैं इसको। तो हम इसको जो है लेकर आते हैं सामान्य प्रणाली सिद्धांत दृष्टिकोण से, यानी कि द जनरल सिस्टम थ्योरी अप्रोच, यानी कि सिस्टम थ्योरी से इसको निकाल कर लाते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किस तरीके का दृष्टिकोण है तो ये है हमारा सोशियोलॉजिकल अप्रोच के तहत चलता है। ठीक है, तो सरकार के किस रूप में द्विसदनीय एक आवश्यक विशेषता है? द्विसदनीय को बताना है कि भाई बाईकैमरलिज्म जो है वो कौन सी सरकार का एक फीचर है? तो आप कहेंगे कि संघीय सरकार जो फेडरल गवर्नमेंट जो उसका एक फीचर है। मैं कह रहा हूँ कि जो KUK का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट आउटपुट वाला भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे बाईकैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद संविधानवाद का मूल सिद्धांत क्या है कि विच इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, संविधानवाद का, एक तो संविधानवाद जो होता है उसका मतलब हमने बता रखा है, वहाँ पे आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। वहाँ पे सारी चीज़ें देखो, सबसे पहले चीज़ होगी कि संविधान के अंदर क्या किया जाएगा? शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी। गवर्नमेंट को सीमित किया जाएगा, गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, क्या कानून, कौन से कर्तव्य हैं, वो सब सीमित कर दिए जाएंगे। लिमिट होगी कि अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ, कानून के द्वारा शासन होगा, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इसके बाद द प्रेशर ग्रुप्स ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स बाय एक्सपर्टिंग प्रेशर ऑन, मतलब कि दबाव समूह जो हैं वो किस पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों को
बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। भाई दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप किसके ऊपर दबाव डालते हैं? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पे डालते हैं, लेजिस्लेटिव पे डालते हैं, एमपीज यानी कि अपनी सांसदों पे डालते हैं, तो सबके ऊपर दबाव समूह प्रेशर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। देखो निम्नलिखित से कौन सा झुकाव राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा नहीं है? भाई पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा क्या होता है? कॉग्निटिव होता है, ठीक है, इवेल्युएटिव होता है, इफेक्टिव ओरिएंटेशन होता है, सिर्फ इंडिविजुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर जब आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ओरिएंटेशन आपको दिखाई नहीं देगा, कॉग्निटिव दिखाई देगा, सीखने तक की प्रक्रियाएं दिखेंगी, भावनात्मक दिखाई देंगी, ठीक है, मूल्यांकन करने की बातें दिखाई देंगी। इसके बाद जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आसियान, आसियान का कौन सा एक देश सदस्य नहीं है? तो आसियान कंट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। आसियान के अंदर टोटल कुल मिलाकर के कितने देश हैं? 10 देश है। कब बना था ये? 1967 में बना था ये, ठीक है। तो भारत इसका पार्टनर तो नहीं है, लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर कब बना था? 1992 में, ठीक है, पहले उसके अंदर आते। और इसी को देख करके भारत ने क्या अपनाया था? लुक वेस्ट पॉलिसी, वेस्ट या ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी, ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी अपनाई थी हमने 1992 में। और इसी को जो है 2015 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो हम कोर्स में भी जो है इस तरीके से, जैसे इस पेपर में हम खोल करके चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसका सदस्य कौन नहीं? मॉरिशस इसका सदस्य नहीं है। लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया ये इसके सदस्य हैं। जो हमने इसको कंप्लीट बता भी रखा है कि जैसे ये भारत है, जैसे आप इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। तो ये भारत के अंदर जब आप चीज़ें देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके साइड वाले जो देश 10 देश हैं, लगभग ये वाले देश, ये आसियान कंट्री हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क? सार्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सार्क कब बना था? 1985 में। किसने बनवाया था? महमूद उल हक एक व्यक्ति थे। कौन, कहाँ के थे? महमूद उल हक कहाँ के व्यक्ति थे? बांग्लादेश के, ठीक है। 1985 में उनके इनिशिएटिव से बनता है। इसके बाद इनका काठमांडू के अंदर इनका कार्यालय बनाया गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने देश इसमें शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश जो हैं इसमें लगभग शामिल हैं। कौन सा पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे चाइना इसमें शामिल नहीं है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इन देशों को हटा देंगे। कौन सा ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर साउथ एशिया के अंदर नहीं आता लेकिन इसके अंदर शामिल है? तो आप बता पाएंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट का देश लगभग है, तो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर शामिल है लेकिन वो आता नहीं है इसकी टेरिटरी और इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को जो है वो मानवाधिकार की घोषणा की गई थी यूएन के द्वारा। इसके बाद हु आर द ब्लू हेलमेट्स? ब्लू हेलमेट्स कौन होते हैं? ब्लू हेलमेट्स कौन होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को हम कहते हैं, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, ये आएंगे इसके अंदर। इसके बाद जो है कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भाई सिक्योरिटी काउंसिल का विच वन इज़ द नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा देश सदस्य नहीं? ब्राज़ील आएगा इसका, चीन नहीं, ये गलत लगा हुआ है, ये नहीं आएगा। अमेरिका, रसिया, चाइना ये हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य, ठीक है। तो 27 सदस्य, परमानेंट सदस्य कौन नहीं है? ब्राज़ील है। इसके बाद मूल भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो हमने देखा था कि वहाँ पे 7 प्रकार के थे, एक को हटा दिया गया था, ठीक है, 1944 के द्वारा, 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा एक अधिकार प्रॉपर्टी राइट्स जो है, ठीक है, उसको हटा दिया गया था। अभी कितने हैं? 6। भारतीय संविधान में उल्लेखित निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के अंदर जो है नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए, तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद जो है निम्नलिखित कौन संसद का हिस्सा नहीं है? संसद का हिस्सा कौन नहीं है? भाई भारत की जो संसद बनती है ये भारत की संसद है, ठीक है।
इसके अंदर 3 कमरे बने हुए होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होता है, या प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं होता है वहाँ पे जो काम करता हो, जो संसद के अंदर आता हो, बल्कि वो प्रधानमंत्री इसी के अंदर होता है, लोकसभा के अंदर आएगा, जो बहुमत दल का नेता माना जाता है, ठीक है, सरकार का नेता माना जाता है। इसके बाद भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान कब मिला था, तो सब जानते हैं 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद जो कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, पंचायती राज जो हुआ था उससे संबंधित कौन सी समिति नहीं है, अशोक मेहता समिति आई थी, बलवंत राय मेहता आई थी, सिंघवी समिति आई थी, ठीक है, रंगराजन समिति से संबंधित नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, सब जानते हैं 360 के अंदर। फाइनेंशियल जो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से लगती है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, अभी नई नई मंत्रिपरिषद बनी है तो उसके बारे में याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन बन करके आएंगे। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है, न्यायपालिका से, कॉलेजियम जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32, ठीक है। और अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट किसके तहत, आर्टिकल 226, ठीक है। नेक्स्ट चलते, महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का नाम क्या है, क्या बताया गया, महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, तो इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, सत्याग्रह के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में पहली बार किस स्थान पर गिरफ्तार किया था, अहमदाबाद के अंदर राजद्रोह लगाया गया था इन पे। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। एम एन रॉय भारत में किस राजनीतिक दल के संस्थापकों में से, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है, इन विच ईयर डिड एम एन रॉय फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1940 में जो है इनके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की जाती है। आफ्टर और 1946 में इस रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को ख़त्म भी कर दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका क्या नाम है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जबकि ये नहीं है, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी के, द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये एम एन रॉय की किताब है, ठीक है। कोलकाता में बोस परिवार का घर जो आज एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी बातें, इससे चीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से लिया, मौलिक कर्तव्य भारत ने कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो रसिया से लिए हमने। ये कई चीज़ें हैं, जैसे ऊपर आपसे पूछा था कि भारत के अंदर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे रूस आ गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की, मतलब कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सजेशन दिया था, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, ठीक है। तो हमने जो है 1976 में इनको शामिल किया था, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, वही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है मानवाधिकार की घोषणा अभी बताया 10 दिसंबर 1948। इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, भाई सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक कौन नहीं है, रूसो बात करते हैं, हैयक, इमैनुअल कांट, मार्क्यूज नहीं है इसके, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी आत्मकथा है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सब जानते हैं, ये आपके जनरल पेपर्स में पूछे जाते हैं, नेल्सन मंडेला, ठीक है। किसने कहा समानता के जुनून ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये ऐसे कैसे पढ़ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लॉर्ड एक्टन, और अगर ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब किसी के ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप थोड़ी जानते हैं कहाँ से कौन उठाकर कौन सी स्टेटमेंट देगा, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष, मतलब कि रूरल द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005 में आया था नरेगा, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जो है इसको घोषित कर दिया गया था 2009 में, ठीक है। इसके बाद जो है द RTI एप्लीकेशन इज एड्रेस टू, RTI आवेदन खालिस्तान को संबोधित किया जाता है, किसको देते हैं हम, एक लोक सूचना अधिकारी को, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसको हम ये सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत
खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मना रहा है। मतलब कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? 24 दिसंबर। ठीक है। सरकार को आरटीआई आवेदन का कब तक जवाब देना होता है? देखो ये सारी चीज़ें आपको लग रही है ये कहाँ से करेंगे, पूरा कोर्स है जो आपका, उसमें गवर्नेंस और इससे रिलेटेड लगभग 15 वीडियो डाली गई हैं और लगभग वीडियो, हर एक वीडियो लगभग 1 घंटे की है। तो आप उस कोर्स में जा करके देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी वो, और उसमें आरटीआई के बारे में, पंचायती राज के बारे में, लोकायुक्त के बारे में, लोकपाल के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है, और अन्य जो चीज़ें भारत के बारे में चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं हमने वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखी हैं। इसलिए आप उस कोर्स के अंदर जा करके इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वो 15 वीडियो हैं, आप उनको ये समझ लीजिए 3 वीडियो डेली की भी देखेंगे तो 5 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। इंडियन थिंकर वगैरह वो सब चीज़ें मैं बहुत आसानी से कवर करवा दूंगा। इनके बारे में भी एक एक वीडियो थोड़ी बहुत बनाएंगे हम अलग से, जिसके बारे में आप जल्दी जल्दी कवर करें। निम्नलिखित कौन से ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं? मतलब कि हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, कि भाई रूरल क्रेडिट के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से हैं? हम सब जानते हैं रीजनल रूरल बैंक जो बनाए गए हैं वो हैं। ना कोई जमींदार है, ना साहूकार है, ना व्यापारी है। रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो ग्रामीण ऋण के स्रोत हैं। हम कहाँ से लोन लेते हैं? किसान कहाँ से लोन लेता है? किसान तो ज़्यादातर लोन जो है वो ग्रामीण बैंक से लेता है, तो ये बैंक वहाँ पे सहयोग करते हैं। यथार्थवाद शक्ति की अवधारणा को कैसे समझता है? रियलिज्म पावर की अवधारणा, ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आया है। तो मार्गेंथो जो बात करते वही बात सुनते कि शक्ति एक संबंधपरक अवधारणा और शक्ति एक सापेक्ष अवधारणा, यानी कि पावर इज ए रिलेशनल कंसेप्ट एंड पावर इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है। ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी। इसके बाद चल रहे हैं कि साम्यवादी समाज किसके अनुसार मनुष्य के इतिहास के अंतिम पड़ाव पर होगा? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई साम्यवाद जो है वो अंतिम अवस्था होगी। ठीक है। और उसके बाद जो है हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, द लास्ट स्टेज ऑफ द हिस्ट्री। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन स्कूल शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन के साधन के रूप में मानता है? मार्क्सवाद मानता है कि कौन सा दर्शन जो वो स्कूल शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा जो है और स्कूली शिक्षा जो वो समाज के विकास में और देश के उत्पादन के अंदर, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर जो वो हेल्प करती है, वो उसका साधन है। ठीक है। तो मार्क्सवाद ऐसा सोचता है। यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हंस जे मार्गेंथौ के द्वारा। ठीक है। इनकी किताब है पॉलिटिक्स अमंग्स नेशंस। ठीक है। स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये पूरी किताब उनकी है। राजनीतिक सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन, लॉसवेल। मतलब कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर। मतलब कि राजनीति जो वो सत्ता को आकार देती है और उसको साझा करती है सत्ता को, तो ये लॉसवेल की बात है। इसके बाद सार्क ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन, ये अभी पीछे हमने बताया भी था, 1985 में बना था। ठीक है। इज ए वॉर ऑफ एलिमिनेशन वॉर, मतलब कि कौन सा युद्ध जो है, युद्ध को ख़त्म करने का एक तरीका है। युद्ध को ख़त्म किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो युद्ध जो है वो तो है कि किसी शीत युद्ध जो है वो शीत युद्ध हम बना रहे, उससे युद्ध खत्म होगा नहीं होगा। सिविल वॉर हो जाए उससे तो वॉर ही हो गई, वॉर कैसे खत्म होगा? तो वॉर खत्म करने का तरीका है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, यानी कि हथियार ही ना हो तो युद्ध नहीं होगा। द टर्म कोल्ड वार वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, मतलब वही कोल्ड वार टर्म जो है, कोल्ड वार शब्द जो ये किसने गढ़ा था, किसके द्वारा गढ़ा गया? बर्नार्ड बारूक के द्वारा, याद रख लीजिएगा। वार्सा संधि कब हुई थी? 1955 में हुई थी। वार्सा संधि में कौन से देश थे? सारे कम्युनिस्ट देश, सारे रसिया के साथ जो जॉइंट में थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं यूएसएसआर के जो देश हैं वो वार्सा पैक्ट के अंदर थे। इसके बाद जो वह प्रक्रिया जिसमें एक साम्राज्यवादी शक्ति अपने उपनिवेशों पर अपना औपचारिक अधिकार छोड़ देती है, वो क्या कहलाती है? भाई देखो, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक इम्पीरियल पावर जो है वो अपने जो छोड़े गए उपनिवेश हैं उनके ऊपर औपचारिक अधिकार छोड़ देती है, तो वह है वी उपनिवेशीकरण। ठीक है। डीकोलोनाइजेशन। ठीक है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1961 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी समझौता मूल रूप से यूके, यूएसए और पूर्व यूएसएसआर द्वारा खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित हुआ था। तो 25 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए थे एनपीटी के ऊपर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत निम्नलिखित में से किस संधि का हस्ताक्षर करता है? भारत ने कौन सी संधि पे हस्ताक्षर
किए हैं। तो भारत ने जो ना तो एनपीटी पे हस्ताक्षर किए, ना सीटीबीटी पे, ना टीपीएनडब्ल्यू पे, परमाणु हथियार निषेध पर संधि, इसके ऊपर भी हस्ताक्षर नहीं। तो भारत ने इसके अंदर किसी पे भी हस्ताक्षर नहीं कर रखे। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति में पड़ोसी पहले की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था, पड़ोसी पहले, नेबर फर्स्ट। इसके बारे में किसने बात की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। ये किसके साथ किए थे? सोवियत संघ के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर। इनके साथ भारत ने जो 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये संधि साइन हुई थी 1971 में। ठीक है, और इन 1971 में ही बांग्लादेश बनता है, और इसी कारण से जो बांग्लादेश को हमने सहयोग किया और सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा था, हम वहाँ पे मजबूती से खड़े रहे। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से, कहाँ से हुई है? पोलिस से। पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से निकला? पोलिस। पोलिस पुलिस वाला शब्द नहीं, POLIS, पोलिस, इससे निकला है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन नहीं जुड़ा हुआ? कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ? थॉमस होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लोक, रूसो, एडम स्मिथ इससे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं। की एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के की एलिमेंट क्या होते हैं? सब जानते हैं। राज्य के प्रमुख तत्व, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है, तो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद दो, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप हुई है? देखिए किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली थी। क्योंकि राज्य कैसे बना है, कोई स्टेट जो वो कैसे बना, वो कहता है कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन जो है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास डिवीजन जो है, इसके कारण ये बना है। ठीक है, इसके बाद किसने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो अरस्तु जो है इसकी बात करते हैं, स्टेट को वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताते हैं। इसके बाद आता है कि संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति सुपरनोस से हुई है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति सुपरनोस से, जो भाषा से संबंधित है, लैटिन भाषा से। संप्रभुता कहाँ से संबंधित है? सुपरनोस से बना, और सुपरनोस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके महत्व पर जोर देता है? ये देता है संगठन के महत्व पे, एसोसिएशन के महत्व पे। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोपाउंडर ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी? तो हेराल्ड जे लोस्किस के हैं, बार्कर इसकी बात करते हैं, JDS कोल बात करते हैं। तो ऑस्टिन जो है वो बहुलवादी की बात नहीं करते, लेकिन ऑस्टिन सोवर्निटी की बात जरूर करते हैं। ठीक है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत की बात किसने की है? मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये बात की है ऑस्टिन ने, मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, ये बात की है। जबकि प्लूरलिस्टिक थ्योरी की बात इन लोगों ने की, 3 लोगों ने, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो संप्रभुता के अपने अद्वैतवादी सिद्धांत में ऑस्टिन किसके पक्ष में है? तो ये पॉजिटिव लॉ के पक्ष में है। इसके बाद जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत, निकासन सिद्धांत को किसने प्रतिपाद? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। कि भाई क्या कहा था? ड्रेन थ्योरी, मतलब कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जो इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो चल रहा था, तो जो इन्होंने कहा कि ड्रेन थ्योरी जो है वो दादा भाई नौरोजी वहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? विवेकानंद ने शुरू किया था इसको 1897 में। ठीक है, और कहाँ पे शुरू किया था? हिमालय पर्वत के अंदर, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल के अंदर ही शुरू हुआ था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? मतलब कि रिवाइवल ऑफ द वेदास, तो दयानंद सरस्वती को इसका जाता है कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों का पुनरुत्थान। ठीक है, इसके बाद किसने कहा कि स्वशासन की स्थापना नहीं है? किसने कहा कि हु सेड गुड गवर्नेंस इज नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? कि भाई गुड गवर्नमेंट बनना सेल्फ गवर्नमेंट का, उसको हम ये नहीं कह सकते वो सेल्फ गवर्नमेंट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये बात बोलते हैं। इसके बाद जो निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग ये किताबें लिखी हैं? तो सब जानते हैं विवेकानंद ने ये किताबें लिखी। ठीक है, विवेकानंद इस बारे में बात करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का पुनर्जागरण जो है वो राजा राम मोहन राय से शुरू होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य केंद्र संबंध का उल्लेख है? केंद्र स्टेट सेंटर रिलेशन की 11वां पार्ट ऑफ 11th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात हो गई। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को खालिस्तान द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको किसके तहत हटाया जा सकता, कौन हटा सकता उसको, तो उसको क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद हटा सकती है? नहीं। संसद के दोनों सदन, हाँ ये दोनों सदन अगर बहुमत से पास कर दे कोई भी बिल, या भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो इसके खिलाफ ये हट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने कहा है? भाई क्वाजी फेडरल कहा है। क्वाजी फेडरल एक ही व्यक्ति कहने वाले हैं, केसी वियर जो हैं वो इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो है ये पूछा गया कि संघ लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया, यानी कि संघवाद शब्द जो लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया, जिसका क्या मतलब है? फोइडस का मतलब क्या है? फोइडस का मतलब है समझौता, ठीक है। कोई ये मत सोचना टुगेदर क्लोज, ये नहीं, एग्रीमेंट आएगा इसका मतलब। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करता है? आर्टिकल 226। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको नहीं है, ये आएगा 326, ठीक है, इसका मतलब 326। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला? ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा है? तो फिलहाल में 6 दल हैं हमारे पास। 6 के नाम याद कर लेने हैं, जिसमें आप देख पाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआईएम, कितनी हो गई? 2 4 और 1 5, एक एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो हमारा ये वाला रीजन है, ये जो 7 सिस्टर हम बोलते हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट की एक अकेली मात्र पार्टी है जो नेशनल पार्टी बन करके उभरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाई चुनाव आयोग कहाँ पे? 324 में है। मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मंडल आयोग कब बना था? 1979 में हमने बनाया था इसको। भारत में दल बदल कानून जो किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो सब जानते हैं 52 के अंतर्गत आया था, 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो है चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन खालिस्तान के वास्तविक अग्रणी नेता हैं समाजवाद। और अगर थोड़ा सा और भी पूछे तो इसको थोड़ा सा और खोल करके आपसे पूछ सकता है कि भाई इनको कौन से समाजवाद के लिए इनको जाना जाए? तो इनके लिए शब्द यूज होता है यूटोपियन सोशलिस्ट, ठीक है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट के लिए भी इनको जो है जाना जाता है। तो ये एक पेपर था जो 2023 के अंतर्गत हमारा हुआ था। बहुत सिंपल पेपर बनता है, लेकिन इसकी तैयारी ज़रूरी है। पिछली बार भी जब ये 2023 में हुआ तो इसमें बच्चों के मार्क्स आप देखेंगे तो 50 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। कोई 35 पे खड़ा है, कोई 40 पे खड़ा है, कोई 48 पे खड़ा है। एक आध बच्चा है जो 60 प्लस करके आया है, 70 भी है एक आध बच्चे के, 75 भी आए हैं एक आध बच्चे के। लेकिन ये कुछ छुटमुट होते हैं, थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बच्चे मिलेंगे आपको। तो इसलिए जो तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और यहाँ पे आपकी लड़ाई जो खिंचती है वो चलती है, हम ज़्यादा स्कोर करते हैं 50 के आसपास, और 50 के आसपास में जो बहुत सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं आकर के, तो हमारे एडमिशन में यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि भाई एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है और हम एक नंबर से रह जाते हैं। तो इसलिए इस 1 नंबर से ना रहें, ठीक है, तो हम इस पे एडमिशन ले पाएँ। ये जो 60 सीट हैं, इन सीटों पे हम अपना कब्जा कर पाएँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ें, अच्छा पढ़ें और कोर्स में एडमिशन लें। और कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको सब चीज़ें बहुत क्लियर करवा दी जाएंगी, सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। क्योंकि अब हम यूट्यूब पे लिमिटेशंस है हमारी भी, हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन ये पेपर डाल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद की बाकी सारी की सारी वीडियो 2012 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पेपर हैं उसके अंदर आप KU का पेपर भी मिलेगा आपको, उसके अंदर CRSU का पेपर भी होगा तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। CDLU, CBLU, IGU, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको पेपर जो हैं वो यहाँ पे हम आपको करवाएंगे।
ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम पेपर MDU के हैं, एक पेपर KU का भी है, ठीक है। बाकी पेपर हम कोशिश कर रही है सर्च करके जल्दी ही इसके ऊपर चैनल के ऊपर वहाँ पे डाल दिया जाए। हमने वहाँ पे कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 100+ वीडियो हमने डाल रखी हैं, और उन 100+ वीडियोज़ के अंदर मैं आपको कहूँगा कुछ वीडियोज़ मुझे और भी डालनी है। ये समझ लीजिए 10 से 15 वीडियो और आएंगी आपकी। 10 से 15 की बजाय मैं कह सकता हूँ कि 30 वीडियो और आएंगी। तो उस 30 वीडियो के अंदर जो है मैं आपको जो 5 मॉक टेस्ट करवाऊँगा, वो 5 मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। वहीं से आपकी पेपर की तैयारी होगी, और साथ में जो हम ये 1500-1600 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, ठीक है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एडमिशन की हम ये कहते हैं, अगर आपने ये तैयारी कर ली, सारी चीज़ें जो हमने बताई वो पढ़ लिया, तो हम गारंटी देते हैं, श्योर है आपका एडमिशन हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।